लास्ट डे हमने करा था, जो लास्ट लेक्चर में हमने करे थे मेथड्स ऑफ डाइवर्सिटी एनालिसिस। आज हम करेंगे मेजर्स ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है जेनेटिक बेस। Genetic base of any crop expressed in terms coefficient of parentage or coefficient of correlation. These indicate how frequently a line appears in the commercial varieties of a particular crop and is revealed by pedigree records of varieties released. वो कह रहे हैं कि हम कोरिलेशन के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो जेनेटिक बेस में वेरिएशंस आई हैं उसको हम पेडिग्री एनालिसिस के अकॉर्डिंगली पेडिग्री रिकॉर्ड्स को यूज़ करके हम जेनेटिक बेसिस के ऊपर वेरिएशंस में हम उसको जान सकते हैं कि कौन कौन सी वेरिएशंस आई हैं। व्हाट इज़ पेडिग्री एनालिसिस? पेडिग्री एनालिसिस का मतलब होता है कि जो पेरेंट क्रॉप है और जो उसकी फर्दर जो एफ जनरेशन्स रही हैं, ऑफस्प्रिंग जनरेशन्स रही हैं आफ्टर सो मैनी ट्रायल्स, जो भी उनके रिजल्ट्स रहे हैं वो सारा कुछ जो उनके रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हम पेडिग्री रिकॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक है। Coefficient of parentage is defined as the probability that alleles of two individuals are identical by descent. The segregating generations resulting from a cross between individuals with high COP will exhibit less variability and vice versa. वो कह रहे हैं कि जिनकी बहुत ज़्यादा कॉफिशिएंट ऑफ पेरेंटेज आती है, जिनकी जो परसेंटेज है COP की वो ज़्यादा आती है, उनमें सबसे कम वेरिएशंस होती हैं। जितने ज़्यादा पेरेंटल करेक्टर्स आएंगे, जितने ज़्यादा पेरेंटल करेक्टर्स होंगे, दैट मीन्स कि उनमें उतनी कम वेरिएशंस आई हैं। The value of coefficient of parentage ranges from 0, where cultivars are completely unrelated, to 1, where two cultivars have all alleles in common. The COP data matrix can be used to cluster genotypes and produce genealogically similar groups. Coefficient of parentage or coefficient of correlation can be computed for all pairwise combinations of genotypes from pedigree information by formula given below. वो कह रहे हैं कि अगर हमने coefficient of parentage को फाइंड आउट करना है, अगर हमने जेनेटिक बेसिस पे वेरिएशंस का पता लगाना है, तो हम एक ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम उसको पता कर सकते हैं। और जो कोएफिशिएंट ऑफ पेरेंटेज की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है। जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज़ 0। ठीक है। और जितनी ज़्यादा हाई परसेंटेज होगी कोएफिशिएंट ऑफ पेरेंटेज, जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उनमें कम वेरिएशंस होती हैं। पेरेंटेज का मतलब होता है जो पेरेंटल करेक्टर्स होते हैं वो जितने ज़्यादा होंगे पेरेंटल करेक्टर्स उनके रिस्पेक्टिव जनरेशन्स में, उतनी ही कम वेरिएशंस वो शो करेगा। ठीक है। सेकेंड जो मेथड है दैट इज़ जेनेटिस्ट। Genetic distance was first defined by Nee as the difference between two entities that can be described by allelic variations. ठीक है, दो एंटिटीज़ जो allelic variations रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है। जेनेटिक रेजिस्टेंस की जेनेटिक डिस्टेंस की बात करते हैं हम इसमें कि जो दो जीन्स हैं उनमें कौन कौन सी वेरिएशंस हैं, दो अलील्स जो हैं उनमें क्या क्या वेरिएशंस हैं। This definition was later modified to extent of gene differences among populations that are measured using numerical values. ठीक है।
जो जेनेटिस्ट मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, जीन डिफरेंसेस को मेजर करते हैं। एक पॉपुलेशन में कितने ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं, कितनी ज़्यादा तरह की जीन्स हैं, उनको हम मेजर करते हैं यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़। ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रोवाइडेड, जो ये साइंटिस्ट था ब्यूमॉन्ट, provided a more comprehensive definition of genetic distance as any quantitative measure of genetic difference at either sequence or allele frequency level calculated between genotype individuals or populations. In simple terms, genotypes with many similar genes have smaller genetic distance between them. ठीक है, वो कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा सिमिलर जीन्स होंगी, जितनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती हैं जीन्स के बीच में, उतना ही स्मॉलर जेनेटिक डिस्टेंस होता है। जो जीन्स के बीच का डिफरेंस होता है वो उतना ही ज़्यादा कम होता है जितनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो इसको हम, इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम इसका जो जेनेटिक डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। Distance between two genes, we can measure it with the help of this formula. ठीक है, third method is allelic diversity. Allelic diversity is used when genetic marker data or molecular marker data can be interpreted by locus or allele model. In such cases, data is used to generate binary matrix for further analysis. Allelic diversity can be described by the percentage of polymorphic loci, mean number of alleles per locus, total gene diversity, or average expected heterozygosity, and polymorphism information content. Percentage of polymorphic loci P gives an estimate of number of polymorphic loci with respect to total loci including polymorphic and monomorphic loci and can be expressed as capital P is equals to NP upon NT. अब वो कह रहे हैं कि जो अलीलिक डाइवर्सिटी है उसमें हम क्या करते हैं, जेनेटिक मार्कर डेटा और मॉलिक्यूलर मार्कर डेटा, इन दोनों को ये जब दोनों गिवन होते हैं, इनसे हम पोजीशन पता लगाते हैं किसी जीन की, कि वो वाली जो जीन है वो अपने पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव लोकेशन के ऊपर है या उसने लोकेशन चेंज कर ली है। जो P होता है, स्मॉल p इज़ फॉर पॉलीमॉर्फिक लोकाई। जो पॉलीमॉर्फिक लोकाई होते हैं दैट मीन्स कि उनके जो मॉर्फोलॉजी है, जो लोकेशन है जीन्स की, उनमें मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आए हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा जगह पे जब एक सिंगल जीन जो है, एक सिमिलर जीन जो है वो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जब प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ पॉलीमॉर्फिक लोकाई। और जो T होती है, T इज़ द, व्हाट इज़ T? T इज़ द टोटल लोकाइज, कितनी टोटल लोकाइज कितनी है। ठीक है, टोटल जीन डाइवर्सिटी कितनी है। ठीक है, इससे हम परसेंटेज पता लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा क्या परसेंटेज है, कितनी ज़्यादा पॉलीमॉर्फिक लोकाइज है। उनको अगर हमने फाइंड आउट करना हो कि कितनी ज़्यादा लोकेशंस में चेंजेस आए हैं, वेरिएशंस आए हैं, तो उसकी परसेंटेज हम निकाल सकते हैं विद बाय यूजिंग दिस फार्मूला, जिसमें NP जो है वो नंबर ऑफ पॉलीमॉर्फिक लोकाई, NT इज़ द टोटल नंबर ऑफ लोकाइज प्रेजेंट इन द होल प्लांट। ठीक है, कि पूरे प्लांट में जितनी भी अलील्स प्रेजेंट हैं उनकी कौन कौन सी लोकेशंस है। मीन नंबर ऑफ अलील्स पर लोकस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग total number of alleles by the number of loci and can be expressed as this। ठीक है, यहाँ तक था कि हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं इनमें, कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं, जीन वेरिएशंस हैं,
उनको हम कैसे, कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करके हम उनमें वेरिएशंस को मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा कि जो जेनेटिक बेस होता है, जो जेनेटिक सीक्वेंस होता है, जो 4 बेस पेयर सीक्वेंसेस से सीक्वेंस बनता है, 4 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड्स के जो 4 बेस पेयर्स होते हैं उनको मिला के जो एक सीक्वेंस बनता है जेनेटिक बेस, उसको, उसमें से हम कैसे वेरिएशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम उनमें क्या करते हैं, पेडिग्री रिकॉर्ड्स को एनालाइज करते हैं। जो पेडिग्री रिकॉर्ड्स होते हैं उनको यूटिलाइज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज पेडिग्री रिकॉर्ड्स हम ये देखते हैं कि सीक्वेंस में वेरिएशंस कहाँ कहाँ पे आई हैं, और जितनी ज़्यादा पेरेंटल कैरेक्टर्स जितने ज़्यादा होते हैं उतनी ही कम वेरिएशंस होती हैं। सेकंड हमने पढ़ा जेनेटिस्ट। जेनेटिस्ट में क्या है, जो जेनेटिक डिस्टेंस होता है जीन्स के बीच में, डिफरेंट एक जीन का दूसरे जीन में से कितना डिफरेंस है, कितने डिस्टेंस के ऊपर दूसरी जीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो सिमिलर जीन्स होती हैं उनका जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 सिमिलर जीन्स, वो कम होता है एज कंपैरिजन टू डिसिमिलर जीन्स। थर्ड हमने पढ़ी अलीलिक डाइवर्सिटी। अलीलिक डाइवर्सिटी में हम वेरिएशंस को मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशंस, कि जो जीन्स होती हैं उनकी कौन कौन सी लोकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पे सिमिलर जीन्स प्रेजेंट है, कौन कौन सी लोकेशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर हमने ये पता लगाना हो कि कौन कौन सी लोकेशन पे जो जीन्स हैं वो चेंज हुई हैं, वेरिएशंस आई हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक लोकाई। दैट मीन्स कि उनकी जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो जीन की, उसमें चेंजेस आए हैं, ठीक है। और जो एंटी होता है, एंटी इज़ द टोटल नंबर ऑफ लोकाई प्रेजेंट इन इट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लोकाई, ठीक है, उनमें से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसके आगे है एस्टिमेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी यूजिंग स्टैटिस्टिकल टूल्स। अब हम स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ करके कैसे कर सकते हैं। मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड टू असेस जेनेटिक डाइवर्सिटी among different strains or varieties or entries of a species. These techniques have a very sound theoretical basis to provide most reliable information regarding the real genetic distances between genotypes and thus can be used for assessment of genetic diversity. These techniques can be used in assessment of genetic divergence, classification of germplasm into different groups, and in selection of diverse parents to develop transgressive segregants. Some of the multivariate techniques being used are detailed below. वो कह रहे हैं कि जो मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स हैं उससे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी को असेस कर सकते हैं। जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ करके हम जेनेटिक वेरिएशंस को जज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से मेथड्स हैं वो। फर्स्ट इज़ मेटीरियोग्लिफ एनालिसिस। Anderson developed a semi-graphical approach for displaying genetic diversity among a number of lines, referred to as meteoroglyph analysis. Anderson is the scientist who discovered this analysis method. उसने क्या करा, उसने एक सेमी ग्राफिकल अप्रोच को यूज़ करा, दैट इज़ बाय विद द यूज़ ऑफ अ ग्राफ। उन्होंने क्या करा, फॉर डिस्प्लेइंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, कितनी कितनी वेरिएशंस आई हैं जीन्स में, उसको डिस्प्ले करने के लिए ग्राफिकल मेथड को यूज़ करा। अमंग अ नंबर ऑफ लाइंस, उसको उन्होंने नाम दिया मेटीरियोग्लिफ एनालिसिस। दिस मेथड रिप्रेजेंट्स ईच जीनोटाइप बाय अ सर्कल ऑफ फिक्स्ड रेडियस। इस मेथड में हर एक जीनोटाइप एक सर्कल के साथ रिप्रेजेंट करी जाती है बाय अ सर्कल ऑफ फिक्स्ड रेडियस। वो सर्कल जिसका जो रेडियस है वो फिक्स्ड होता है,
with rays emanating from its periphery. Each variable is assigned a position on the glyph. The length of the ray represents index score of the variate. ठीक है, इसमें वो ये बोल रहे हैं कि हर एक पॉइंट जहाँ पे हमने जीनोटाइप को सर्कल करा है उस पोजीशन के साथ हमने एक वेरिएबल को असाइन कर दिया. ठीक है, जो रे की लेंथ है, कितनी लेंथ है रे की, वो हमें बताती है इंडेक्स स्कोर ऑफ द वेरिएट. दिस मेथड uses a range of variations arising from trait such that extent of trait variation is determined by the length of rays on the glyph. The performance of a genotype is adjusted by the value of index score of that genotype. The score value determines the length of ray, which may be small, medium or long. वो कह रहे हैं कि जितनी स्कोर वैल्यू होती है, जितनी लेंथ होती है रे की, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो वेरिएशंस हैं वो स्मॉल है, मीडियम है या फिर लॉन्ग है. ठीक है. सेकेंड मेथड इज T2 statistics. This technique, also called Mahalanobis generalized distance divided by Mahalanobis. This technique reduces the number of comparisons among genotypes by classifying them into different clusters. इसमें वो क्या करते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं जीनोटाइप्स को. क्लस्टर्स का मतलब होता है ग्रुप्स. ठीक है, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं जीनोटाइप्स को और उनमें कंपैरिजन करा जाता है. T2 values are estimated by transforming correlated variables into uncorrelated variables using pivotal condensation method. In general, distance is a measure of distance. जो Mahalanobis distance होता है is a measure of distance between 2 points in the space defined by 2 or more correlated variables. For example, if there are 2 variables that are uncorrelated, then we could plot points in a standard 2-dimensional scatter plot. The Mahalanobis distances between the points would then be identical to the Euclidean distance. If there are 3 uncorrelated variables, we could also simply use a ruler to determine the distance between points. If there are more than 3 variables, we cannot represent the distances in a plot anymore. In these cases, the simple Euclidean distance is not an appropriate measure, while the Mahalanobis distance will adequately account for the correlations. वो कह रहे हैं कि जो D2 स्टैटिस्टिक टेक्निक है उसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल कंपैरिजन्स फाइंड आउट करते हैं बाय ग्रुपिंग द जीनोटाइप्स इनटू क्लस्टर्स. उनको क्लस्टर्स में ग्रुप कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं और अलग अलग ग्रुप्स का कंपैरिजन करके देखते हैं कि उनमें कौन कौन सी वेरिएशंस हैं. ठीक है. Third method is cluster analysis. This analysis assumes discontinuities within the data. It depicts the pattern of relatedness between genotypes based on evolutionary relationships or phenotypic performance. It is used to group similar lines or germplasm in one group and differentiate other groups. It is based on methods, namely unweighted paired group method using arithmetic mean, unweighted paired group method using centroid, weighted paired group method using arithmetic mean, single linkages, complete linkage and median linkage.
ठीक है, ये सारे जो हैं ये बायोस्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं विद द यूज़ ऑफ सर्टेन सॉफ्टवेयर्स हम इनको परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, फोर्थ इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, पीसीए। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस can be defined as a data reduction technique applicable to quantitative type of data। अगर हमें क्वांटिटेटिव टाइप का डाटा हमारे पास हो तो ये वाली जो टेक्निक है ये सिर्फ उसी को एप्लीकेबल होती है। PCA transforms multi-correlated variables into another set of uncorrelated variables for further studies. These new set of variables are linear combinations of original variables. It is based on the development of mutually independent values and vectors ranked in descending order of variance size। ठीक है, इसमें करते क्या है, जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जो अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं उसको स्टडी करा जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर। जो वेरिएंस साइज होता है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक करके उसको एनालाइज करा जाता है। This technique is not an end, rather a mean for further analysis. This technique does not require any statistical model or assumption about distribution of original variate। ये वाली जो टेक्निक है दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टेक्निक। इसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स, स्टैटिस्टिकल टूल्स के यूज़ से एज एनालिसिस नहीं करी जाती। ठीक है, दैट्स इट।